आज हम आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काला अजार फैलता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है, जिसके द्वारा काला अजार फैलता है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा पहला, फ्लीबोटोमस के द्वारा काला अजार फैलता है। आपको बता दें कि काला अजार नामक रोग सामान्यतः प्रोटोजोआ संघ में एक जीव पाया जाता है, लीशमैनिया डोनोवेनी। लीशमैनिया डोनोवेनी के द्वारा होता है। ये किस संघ का जंतु है? प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। कौन? लीशमैनिया डोनोवेनी। और इसी के द्वारा काला अजार होता है। ये सामान्य रूप से बुखार है, कह लीजिए कि बार बार आने वाला बुखार है। इसमें वजन लगातार कम होता जाता है। और लीशमैनिया का वाहक कौन है? तो रेत मक्खी होती है, या इसी को बालू मक्खी भी कहा जाता है, या फ्लीबोटोमस कहा जाता है। तो लीशमैनिया का वाहक कौन होगा? या तो रेत मक्खी या बालू मक्खी होगी, या फ्लीबोटोमस होगा, जो कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाता है। इसलिए प्रश्न में कहा गया था कि काला अजार फैलता है किसके द्वारा? तो जो फैलाता है उसके द्वारा फैलेगा, यानी रेत मक्खी के द्वारा फैलता है, या बालू मक्खी के द्वारा फैलता है, या कह लीजिए कि फ्लीबोटोमस के द्वारा फैलता है। तीनों में से कोई भी नाम हो आप बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अजार निम्न के द्वारा प्रसारित होती है। किसके द्वारा प्रसारित होता है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। ये टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, सैंड फ्लाई के द्वारा। सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी। मैंने जो रेत मक्खी बताया है, चाहे रेत मक्खी कहो, चाहे बालू मक्खी कहो, चाहे सैंड फ्लाई अंग्रेजी में कह दीजिए, तो काला अजार किसके द्वारा फैलेगा? सैंड फ्लाई के द्वारा फैलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? देखिए वही क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछे गए थे। 2002 में ही आया, वो 2003 में आया था। जो पहला क्वेश्चन बताया था वो 2013 में आया था। तो सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? तो क्या बताएंगे? काला अजार। काला अजार के रोगाणुओं को सैंड फ्लाई फैलाती है, चाहे रेत मक्खी कह लीजिए, चाहे फ्लीबोटोमस कह लीजिए, चाहे बालू मक्खी कह लीजिए, कोई भी हो अगर नाम, तो बताएंगे काला अजार ये फैलाती है। और ये काला अजार होता है क्या? वास्तव में एक तरीके का बुखार है जो बार बार आता है। इसमें वजन वगैरह कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अजार तथा ओरिएंटल सार रोग निम्न में से किसके द्वारा फैलते हैं? काला अजार और एक रोग आ गया, ओरिएंटल सार। ये रोग निम्न में से किसके द्वारा फैलते हैं? 4 चीजों के नाम, 4 जीवों के नाम लिखे गए हैं, किसके द्वारा फैलते हैं। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा ए, सैंड मक्खी के द्वारा, या रेत मक्खी के द्वारा, या बालू मक्खी के द्वारा, या फ्लीबोटोमस के द्वारा। कोई भी आप नाम बता सकते हैं, इसके द्वारा ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीशमैनिया डोनोवेनी से कौन सा रोग होता है? लीशमैनिया डोनोवेनी से होने वाले रोग का नाम बताना है। सभी लोग अब तक जान चुके होंगे, बार बार करके वही क्वेश्चन पूछा गया। कितनी बार टीजीटी 2010 में ये आया है? तो इसका आंसर होगा सी, काला अजार। लीशमैनिया डोनोवेनी है क्या? तो ये संघ प्रोटोजोआ का जंतु है, जिसके द्वारा क्या फैलता है? काला अजार नामक बीमारी फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अजार बीमारी का वाहक है। देखिए फिर से 2010 और 2013 ये पीजीटी में पूछा गया। अभी तक टीजीटी में आया था, अब ये पीजीटी में आया 2010 में और 13 में। काला अजार बीमारी का वाहक पूछा गया है, तो क्या बताएंगे? फ्लीबोटोमस, क्योंकि इसमें रेत मक्खी है नहीं, बालू मक्खी है नहीं, सैंड फ्लाई है नहीं, तो क्या बताएंगे? फ्लीबोटोमस, क्योंकि वो उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में सुफनर के बिंदु कहाँ दिखाई देते हैं, या किसके कारण दिखाई देते हैं? टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, लाल रुधिर कणिकाओं में या आरबीसी में सुफनर के बिंदु मलेरिया के कारण दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं या आरबीसी में सुफनर के बिंदु मलेरिया रोग के दौरान एक विशेष अवस्था में दिखाई देते हैं। एक विशेष स्टेज होती है तब दिखाई देते हैं, जब मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के क्रिप्टोमेरोजोइट्स आरबीसी में प्रवेश करते हैं। जो मलेरिया परजीवी होता है प्लाज्मोडियम,
ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के जो मेरोजोइट्स होते हैं ये आरबीसी में घुस जाते हैं, आपकी लाल रुधिर कणिकाओं में घुस जाते हैं। तो जब प्रवेश करते हैं तो क्रमशः सिग्नेट रिंग अवस्था और अमीबीय अवस्था प्रदर्शित करते हैं। सिग्नेट रिंग अवस्था यानी प्रवेश करने के बाद क्या करते हैं, सिग्नेट रिंग अवस्था और अमीबीय अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अमीबीय अवस्था में नारंगी या पीले रंग के सुफनर डार्ट दिखाई देते हैं, उसी को यहाँ पर बताया गया था। यदि आप लोग मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र देखना चाहते हैं, प्रोटोजोआ संघ का कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है। फुल प्रोटोजोआ संघ के बारे में आप लोग जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग तुरंत बता लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं क्या कहलाता है? प्रोटोजोआ का एक ऐसा वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी। यहाँ पर कहा गया है केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं, ऐसे वर्ग को क्या कहा जाता है? टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंतर्गत केवल आंतरिक परजीवी हैं। आप लोगों को बता दें कि संघ प्रोटोजोआ वर्ग के स्पोरोजोआ के अंतर्गत केवल अंतः परजीवी आते हैं और इनमें गमन या चलन के लिए उपांग अनुपस्थित होते हैं, या कह लीजिए कि उपांग नहीं पाए जाते हैं और प्रायः बीजाणु जनन द्वारा होता है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण कैसा होता है? टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अमीबा में पोषण कैसा होता है, तो आंसर होगा इसका सी, अमीबा में होलोजोइक पोषण होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है और यह सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी अर्थात सभी प्रकार के जलीय सूक्ष्म जीवों को खाता है, ये चाहे जो हो सबको खा जाए, सर्वाहारी हो गया। जैसे उसके पश्चात अपनी कोशिका के अंदर खाद्यधानी में इसका पाचन हो जाता है, क्योंकि ये खाद्यधानी के रूप में भोजन को अंदर करता है, तो खाद्यधानी में ही वो जो फूड वैक्यूल्स होती हैं उसी में उसका पाचन हो जाता है और पाचन अंतःकोशिकीय प्रकार का इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था पाई जाती है। मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था किसमें पाई जाती है? तो पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी, मानव के लाल रुधिराणुओं में। यदि आप लोग मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र देखना चाहते हैं तो मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, डिटेल से मैंने समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजांट अवस्था होती है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया, घुमाकर पूछा गया है 2010 में, तो इसका आंसर होगा सी, मानव के लाल रुधिराणुओं में। एक क्वेश्चन कई बार घुमा करके पूछा जाता है, थोड़ा सा बदल देते हैं और पूछा जाता है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिश उत्पन्न करने वाला कारक है, इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो पेचिश उत्पन्न करता है? तो हम सभी लोग जानते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा पेचिश नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, इसका आंसर सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होती है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में क्या होती है? 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा डी, संकुचित धानी अनुपस्थित होती है। संकुचित धानी या संकुचनशील धानी कोशिका में परासरण नियंत्रण का कार्य करती है, कोशिका में परासरण नियंत्रण का कार्य करती है। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक परजीवी प्रोटोजोआ है जो कि मनुष्य की आंत में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? ऐसा कौन सा मानव में परजीवी पाया जाता है प्रोटोजोआ संघ का जो मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? तो आंसर होगा इसका पहला, एंट अमीबा जिंजिवैलिस। एंट अमीबा जिंजिवैलिस मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का क्या कार्य है? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, परासरण नियंत्रण का कार्य करती है संकुचनशील धानी। बता दें कि यह उनकी कोशिकाओं में जल का नियंत्रण करती है, यानी प्रोटोजोआ संघ की कोशिकाएं जो होती हैं उनमें जल का नियंत्रण करती है और केवल ताजे जल में रहने वाले प्रोटोजोआ में होता है। ये जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनमें संकुचनशील धानी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन पहचानिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सत्य कथन पहचानना है। 2011 में पूछा गया था टीजीटी में क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा पहला, प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं।
बता दें कि संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले समस्त जीव एक कोशिकीय होते हैं और इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? प्रोकैरियोटिक होती हैं और ये अधिकतर विषम पोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है? यानी पैरामीशियम में जब संयुग्मन होने लगता है तो किसका आदान प्रदान होता है? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना है। तो आंसर होगा इसका पहला, लघु केंद्रिका का आदान प्रदान होता है। बता दें कि पैरामीशियम में 2 या 2 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं और बड़े केंद्रक को गुरु केंद्रक कहा जाता है और छोटे केंद्रक को लघु केंद्रक कहा जाता है। लघु केंद्रक जनन में भाग लेता है और गुरु केंद्रक सामान्य उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था होती है। मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था कौन सी होती है? टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना है। पोषाणु, खंडाणु, बीजाणु, पुटी। मलेरिया परजीवी की संक्रामक अवस्था कौन सी होती है? आंसर होगा इसका सी, बीजाणु संक्रामक अवस्था होती है। बता दें कि मलेरिया परजीवी होता है प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 पोषदों में पूर्ण होता है, 2 होस्ट में पूर्ण होता है। एक तो मनुष्य और दूसरा मादा एनाफ्लीज मच्छर। मनुष्य के लिए इसकी संक्रामक अवस्था बीजाणु होती है जो कि एनाफ्लीज मच्छर की लार ग्रंथियों में होते हैं और इसके काटने से रुधिर में प्रवेश कर जाते हैं। यदि आप लोग मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के फुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट बनते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट किस में बनते हैं? आंसर होगा इसका बी, मनुष्य के रक्त में बनते हैं।